नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयूरी शशि और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुमित दुबे। और आज का जो मुद्दा है वो ये कि जब से ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में ऊहापोह शुरू हो गया है और निशिकांत दुबे से लेकर और से संजय राउत तक फ्रंट लाइन में आके एक दूसरे के वार पलटवार का एक तरह से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो बयानों की मर्यादा है वो कैसे धीरे धीरे सब लांघते जा रहे हैं, भाषा की मर्यादा कैसे धीरे धीरे सब लांघ रहे हैं। आप समझिए कि जहां उद्धव ठाकरे निशिकांत दुबे को लक्कड़बग्गा कह देते हैं, तो वहीं निशिकांत दुबे पहले धमकाते हैं कि आइए उद्धव ठाकरे किसी नुक्कड़ पर मिलिए, किसी चौराहे पर मिलिए, फिर बताते हैं, यानी आपको पटक के मारेंगे। और इसी पे संजय राउत ने कहा, सुमित, कि जितने भी हिंदी भाषी नेता हैं महाराष्ट्र के, वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को भी ये कह दिया कि आपके क्या सारे विचार जा चुके हैं, क्या आपकी पार्टी आपको उद्धव का नाम लेने पे भी धमकाती है। मतलब उनका कहना था कि आपको इतना डर लगता है कि आप एकनाथ शिंदे की बात मैं कर रही हूँ कि आप उद्धव ठाकरे का भी नाम नहीं ले सकते। देखिए, बात ये है ना पयोधी के ये पूरा जो कुछ हो रहा है हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर, वो एक तरीके से तुम देखो कि वो सारा का सारा ठाकरे ब्रदर्स के को फायदा ही पहुंचा रहा है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, जो बीएमसी चुनाव है, और जो उनकी राजनीति है, जो मराठी अस्मिता को लेकर ये पार्टी खड़ी हुई थी और जिस राजनीति को ये पार्टी करती थी, फिर दो अलग अलग पार्टीज बन गई, शिवसेना और मनसे बन गई, फिर शिवसेना के भी दो पार्ट हो गए। तो वो सब कुछ अब जो ये रिवाइवल की कोशिश हुई, जो उद्धव और राज एक साथ मिले हैं, ये निशिकांत दुबे का बयान इनको फायदा ही पहुंचाएगा। आप ये जानिए कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने हिंदी वर्सेस मराठी का मसला उठाया, मसला उद्धव ठाकरे ने भी उठाया था, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के लोग और कई स्टेप आगे चले गए। उन्होंने एक नॉन मराठी, एक मराठी न बोलने वाले एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार की पिटाई लगा दी, जिस पर बाद में केस भी हुआ, और उसके बाद से पूरा माहौल एकदम बदल गया। बदलने के बाद ये निशिकांत दुबे का बयान आया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे बिहार आए तो उनको बताते हैं, पटक के मारे, इस तरीके की लैंग्वेज जो कि असंसदीय भाषा है, जिसका यूज किया गया। और उसके जवाब में फिर उधर से भी बयान आने लगे। तो ये तो अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी आ गई है। वो भी तो असहनीय है ना। हाँ, वो बिल्कुल गलत है। और उस पर वो गाल पर जोर जोर से उनके तमाचे मारे, ये बिल्कुल गलत है। और यही राज ठाकरे की पार्टी की स्टाइल है। आप देखिए, जब राज ठाकरे, उन्हें यही राजनीति सूट करती है, क्योंकि देखिए उनकी लड़ाई कहाँ है, उनको जो वोट बैंक उनका है, जो उनको टारगेट करना है, वो जैसे हर कोई, जैसे हम लोग भी अपना जो टारगेट ऑडियंस होता है उसके लिए हम लोग अपनी खबरें ज्यादातर बनाते हैं नॉर्मली मीडिया में, लेकिन इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो उनका टारगेटेड जो वोट बैंक है, उसको देखकर ही वो अपनी सारी राजनीति करते हैं। सारे उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं वो उसी के मद्देनजर करते हैं। राज ठाकरे काफी फायर ब्रांड लीडर थे, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, और ऐसा माना जाता था एक वक्त में कि राज ठाकरे जो है उनके उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे काफी शांत और वैसे स्वभाव के थे। पॉलिटिकल जो बातचीत, जो तेजी होनी चाहिए, चालाकी, उनमें नजर नहीं आती थी उस वक्त। लेकिन जब वारिस चुनने की वक्त आया, तब बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया राज ठाकरे से कहा कि तुम अनाउंस करो। हाँ, राज ठाकरे ने अनाउंस भी किया, लेकिन 2006 में राज ठाकरे ने कहा कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। कि वो राज ठाकरे काफी अच्छा, राज ठाकरे 1989 में उनकी छात्र सभा के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कार्यकर्ता बनाए थे। पूरा कैडर था, उसको मजबूती देने में राज ठाकरे की बहुत अहम भूमिका थी। और ये सबके लिए पार्टी में भी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है जो पुत्र मोह होता है और विरासत देने वाला जो ये चलन है ना, इससे शायद कोई अछूता रहा है। चाहे राजनीति की आप बात करिए, चाहे घर बात की बात करिए। मैं आपसे लेकिन एक बात समझना चाहती हूँ, स्पेशली राज ठाकरे के बारे में। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई एक सांसद नहीं है आपका, आपकी पार्टी की कोई सक्रियता नहीं है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं सड़कों पे। छोड़ दीजिए, अभी सरकार पर बाद में है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। आप देखिए कि आप टारगेट में यहाँ पर बीएमसी का इलेक्शन है। ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछला, ये पहली लड़ाई ये थी कि शिवसेना की विरासत किसके पास जाएगी, मनसे या शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी या राज ठाकरे। ये प्रूव हुआ कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना ने काफी सीटें जीती। पहले चुनाव में 2009 के चुनाव में जो हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें जरूर राज ठाकरे की पार्टी दर्जन भर विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद से डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो शिवसेना थी, उसमें जब डिवीजन हुआ और एकनाथ शिंदे ज्यादातर विधायकों को लेकर चले गए बीजेपी के साथ और चीफ मिनिस्टर बन गए, तब सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ थी। लोकसभा चुनाव में वो सिंपैथी दिखी भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ज्यादा सीटें जीती। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुआ पिछले साल, उस विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इसके बीच में उस चुनाव में जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि असली शिवसेना आम मतदाताओं ने एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को माना।
50 सीटें ऐसी थी पयोधी जहां पर डायरेक्ट फाइट थी उद्धव की पार्टी के और एकनाथ शिंदे की पार्टी के मतलब ये बीच में। एकदम अनएक्सपेक्टेड था हाँ, जो रिजल्ट है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था और सर्वाइवल का सवाल अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी जो है उसके लिए हो गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा जो उद्धव की पार्टी के लिए जरूरी है वो है बीएमसी का इलेक्शन। बीएमसी क्योंकि उद्धव की शिवसेना का जो मूल है, जो काडर है, जो पूरी वो मराठा है और वो मुंबई में बेस्ड है, वहीं से पार्टी शुरू हुई, वहीं से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। वहां पर करीब 20-25 साल से उद्धव की पार्टी जो है सत्ता में है बीएमसी में। बीएमसी का बजट कई सैकड़ों करोड़ का होता है। अब वो इलेक्शन होने वाला है वहां पर। और एक और बात हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही उद्धव की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कमजोर पड़ी हो, लेकिन मुंबई में इनका बेस कमजोर नहीं हुआ था। ज्यादातर सीटें ने मुंबई से मिली थी। आज के दौर में भी ये वाली राजनीति सूट करेगी, एक मंच पर आ जाना, ये मैसेज हाँ, दे देना। लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है ना, वो तो जानती है कि ये किस लिए आए हैं। हाँ, नहीं, पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है, ये तो सब बात जानते हैं, लेकिन पब्लिक इमोशनल भी है, ये भी बात है। और आप देखिए राज ठाकरे की रेलेवेंस की आप बात कर रहे तो पिछला जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें राज ठाकरे की पार्टी को सीट भले ही नहीं मिली, बट उन्होंने मुंबई जो बीएमसी के इलाके में जो सीटें आती हैं, जो इलाके आते हैं, वहां मोर देन 7% वोट उन्होंने हासिल किया था। तो राज ठाकरे का एग्जिस्टेंस, राज ठाकरे की पार्टी का मुंबई में है और यही उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ऐसे में अगर उद्धव और राज दोनों एक होते हैं, अब आप देखिए कि निशिकांत दुबे ने अटैक किया राज ठाकरे पर, जवाब आया उद्धव ठाकरे की तरफ से। आप देखिए कोशिश ये है कि ये तो अभी आपने बोला ना, ये तो मतलब मुझे लगता है कि मौके की नजाकत है। तो ये वो वाली पॉलिटिक्स है कि ठीक है आप मेरे भाई को कह रहे हो, अब देखो मंच पर आ गए तो मैं पलटवार करूंगा। हाँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जब उस मंच से भाषण दे रहे थे राज ठाकरे, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जिन लोगों ने लड़ाई लड़वाई हमारे बीच में, अब भी वो कोशिश करेंगे। तो इसका क्या मतलब, अब भी वो कोशिश करेंगे, मतलब ये बात है अगर ऐसा कुछ होता है, अभी आप लड़ लीजिएगा बीएमसी के चुनाव, उसके बाद अगर आपको जो भी कुछ मुद्दा सूट करेगा, जहां भी लुढ़कना सूट करेगा, आप कर देंगे। तो राज ठाकरे का तो पॉलिटिकली वो रेलेवेंस उनका धीमे धीमे कम हुआ है और उन्होंने अलग अलग ज्वाइन किए। बीच में उन्होंने पीएम मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए थे। हाँ। और अब उधर ही उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स का मसला है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो मुद्दा उन्हें मिला है, वो मराठी वर्सेस हिंदी का उन्होंने मुद्दा बनाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको 3 भाषा लागू करने का, हाँ, 3 लैंग्वेज पर पॉलिसी थी। मराठी की जगह, मराठी के साथ साथ माफ कीजिएगा, हिंदी भी उन्होंने कक्षा 1 से पढ़ाने के लिए हिंदी मैंडेटरी किया। इसमें उन्होंने माना कि मुद्दा उठाया कि भाई मराठी को डोमिनेट करने के लिए हिंदी को लाया गया, आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर एक मार्च निकालने की बात थी। राज ठाकरे ने अलग मार्च निकालने की बात करी थी, उद्धव ने अलग मार्च निकालने की बात की थी। बाद में बात हुई कि क्यों ना साथ में मार्च निकाला जाए, क्योंकि सवाल मराठी अस्मिता का है। देवेंद्र फडणवीस काफी चतुर पॉलिटिशियंस है, उन्हें समझ में आ गया कि इस मसले को लेकर ये दोनों भाई एक होकर इसे एक बहुत बड़ा मसला बना सकते हैं। उन्होंने आनंद फानन में तुरंत इस फैसले को वापस लेके एक बड़ा मौका इनके हाथ में आने से रोक दिया। जो अपनी जीत की बात कही कि देखिए हमारे दबाव के चलते सरकार ने फैसला वापस लिया, इन्हें फायदा देगा? फायदा तो देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है, देखो मराठी अस्मिता के तौर पर ही, बेस पर ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं। बाला साहब ठाकरे ने भी जो पार्टी खड़ी की थी उसका बेस भी यही था। मुझे ना वो बात बैठे बैठे भी याद आ रही है, उद्धव ठाकरे हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए, वहां उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि अवधि बोलिए आप। मतलब हाँ। आप सोचिए ना कि जो लोग वहां पर हैं, ऐसा नहीं है कि आज के दौर में देखिए हमने पिछले चाहे अभी लोकसभा चुनाव हो या जिन 5 राज्यों में भी हाल ही में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे, हमने उसमें एक पैटर्न देखा है कि वोटर अब थोड़ा सोचने लगा है। वोटर ये जानता है कि ये अपने मतलब उसको क्या कहते हैं उसको, कि अपने जब जो मौका होता है, मतलब मौके की नजाकत को पॉलिटिशियंस भुनाते हैं। आपने जो इमोशनल सेंटिमेंट्स वाली बात कही वो मैं मानती हूँ, लेकिन इसके साथ क्या आपको नहीं लगता कि ये डबल फेस एक्सपोज हो जाता है? नहीं, डबल फेस तो देखिए नेता जो होगा वो डबल फेस से कभी डरेगा नहीं, क्योंकि कहीं जाकर उन्हें कोई बात बोलनी होती है, कहीं जाकर कोई बात उन्हें बोलनी होती है। यही पॉलिटिक्स है और वो बोलते भी हैं। लेकिन देखिए आपने कहा हनुमानगढ़ी गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि वो बोलने वाले मसले पर नहीं वो अग्रेसिव हो रहे हैं। उनका मसला केवल ये है कि मराठी की तुलना में हिंदी को प्रमोट ना किया जाए। बोलने वाला मसला और उस पर पिटाई लगाने मसला ये राज ठाकरे का है। तो आप देखिए कि 2 भाई अगर एक साथ मिलेंगे तो एक उदार, एक नरम दल, एक गरम दल, जो कांग्रेस के जमाने में आजादी से पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, नरम दल और गरम दल, ठीक वैसा ही मामला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव की पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि आप मराठी बोलिए, हिंदी मत बोलिए, ये राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से बोला जा रहा है। एक और बयान उन्होंने कहा कि नहीं बोले तो मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये भी बात कही। तो वो राज ठाकरे का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। उद्धव ठाकरे दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बेस दोनों का वही है, मराठी अस्मिता का, जिस बेस पर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी खड़ा किया था। निशिकांत दुबे के बयान में तो कह रहे हैं कि आकर सारे लोग इसका खंडन करें, लेकिन वो इस बात पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जब राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए वो
ये जो संजय राउत है वो तो डायलॉग किंग है शिवसेना पार्टी के, उद्धव ठाकरे के डायलॉग किंग है। आप याद कीजिए जब पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा था और शिवसेना उधर गई थी तो संजय राउत के डेली से हम खुद सुबह सुबह जाके उनका इंटरव्यू लेते थे रोज, हमेशा नए नए डायलॉग्स वहां से आते थे संजय राउत की तरफ से, ऐसे तो आते रहते हैं। और निशिकांत दुबे, लेकिन निशिकांत दुबे एक तरीके से मुझे लगता है कि वो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे का फायदा ही करवा रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है सुमित कि बीएमसी के चुनाव में क्या ये पकड़ जो उद्धव गुट की है वो अभी आपको लग रहा है कि इसे ये पार पालेंगे या अभी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कुछ और हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन देखिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं मुंबई में कुछ टाइम रहा भी हूँ, मैंने लोगों से बातें भी की हैं, मुझे लगता है कि मुंबई में जो मराठी वोटर्स हैं उनका इमोशनल जुड़ाव बाला साहब ठाकरे के साथ है। उनको लगता है कि आज हमें जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो बाला साहब ठाकरे की ही देन है। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बाला साहब अभी भी ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। तो उसमें वो जो गद्दार वाला पॉइंट एक आता है जो एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी, इसके आरोप लगाते हैं, वहां पर विरासत को ले जाना। तो अब अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हो जाएंगे तो फिर माना जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत इधर अच्छा, है। उस चुनौती से निपटना एकनाथ शिंदे के लिए। ठाकरे ने बात कही कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाया, जो हम नहीं कर पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया कि हमें साथ एक मंच। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि भाई उनकी पॉलिसी ऐसी थी, लेकिन असली चुनौती एकनाथ शिंदे के लिए है, असली चुनौती उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर वो कमजोर होते हैं, क्योंकि अगर वो कमजोर होते हैं मुंबई बीएमसी के इलेक्शन में, बीजेपी को चुनौती नहीं है, एकनाथ शिंदे को चुनौती है, क्योंकि शिवसेना के 3 हिस्से, एक हिस्सा छोटा सा हिस्सा राज ठाकरे के पास है, एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है और एक हिस्सा एकनाथ शिंदे के पास है। 2 हिस्से एक हो गए। लड़ाई उसी वोट बैंक की है जो इन तीनों के पास है, बीजेपी के वोट बैंक या एनसीपी के वोट बैंक की लड़ाई नहीं है। और अगर सुमित यहाँ पर की लड़ाई एकनाथ शिंदे और वर्सेस उद्धव ठाकरे, अभी मैं राज ठाकरे को अलग कर दूं, अगर थोड़ा भी डामाडोल होते हैं एकनाथ शिंदे, तो वो जो आधिपत्य था पार्टी के नाम को लेकर, पार्टी चिन्ह को लेकर, क्या फिर से इस पर ये होगा कि नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके कितने पार्टी का जो फैसला होता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम किसके पास जाएगा, वो डिपेंड करता है किसके पास। नहीं, वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन में कि आपके पास एमएलए किसके पास जाता है। मैंने वही कहा कि अगर वो अपनी मैन पावर से कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो बाद में कम होंगे, पहले उनकी स्टैंडिंग जो है, जो अलायंस है उनका, महायुति जो है, वो मिस्टर पवार वाली जो शिवसेना है, बीजेपी, अजित पवार वाली शिवसेना और बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, इन तीनों की जो महायुति बनी हुई है, वहां पर उनकी स्टैंडिंग कमजोर हो जाएगी अगर वो मुंबई के इलेक्शन में हारते हैं। पार्टी में, अपने गठबंधन में भी भूमिका कमजोर, हाँ भूमिका कमजोर होगी, क्योंकि वही तो लोग हैं जो उद्धव के साथ थे, आज एकनाथ के साथ है। जब उन लोगों को दिखेगा कि आम वोटर उद्धव और राज के साथ आ गया है, तो वो लोग उनका साथ छोड़ ही सकते हैं। तो खैर हमें ये देखना होगा कि ये ठाकरे ब्रदर्स का एक मंच पर आकर रैंप वॉक करना क्या वाकई इन्हें शो स्टॉपर बनाता है आने वाले बीएमसी के चुनाव में या नहीं बनाता है, और चुनाव के जो नतीजे होंगे तो उनका विश्लेषण सुमित के साथ फिर से आपके साथ हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद सुमित, थैंक यू।